प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो कभी थाईलैंड गए, कभी वियतनाम गए, तो अनायास ऐसा होता है कि वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष अगर कोई बहन है तो कहते हैं कि अरे मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ, तुम्हारे पिताजी के जो भाई हैं या तुम्हारी नानी का वो घर है और वहां से तुम्हारी नानी की एक लकड़ी की संदूक तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। ऐसा लगता है कि तोप तलवार और ये सारे जो अस्त्र शस्त्र इन दिनों आधुनिक युग के वो सब फेल हो जाते हैं उस एक छोटी सी संदूकची के सामने। आपको क्या लगता है ये हर देश में रिश्ते निकालना, ये मोदी जी का स्वभाव संघ के संस्कारों के कारण से है या सचमुच वो सॉफ्ट पावर को लेकर के काम कर रहे हैं? दोनों है, क्योंकि संघ के काम से भी मैं मानता हूं कि हमारी, आप जिसको सॉफ्ट पावर कह रहे हैं, मैं उसको सौम्य संपदा कहता हूं। मुझे लगता है कि हिंदी में इससे बेहतर शब्द शायद नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारी संपदा की सौम्यता है, उसका आधार हमारे संबंध है, रिलेशनशिप आज की परिभाषा में बोलना है तो। और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छे ज्ञाता होने के कारण भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के, वो जानते हैं कि विश्व के लगभग हर देश के साथ भारत का इतिहास काल से कुछ न कुछ संबंध रहा है। और इसीलिए वो जहां भी जाते हैं तो उनके साथ जुड़ने वाली जो भारत की कोई चीज है, चाहे इतिहास में से निकल कर आए, चाहे कहीं और, कोरिया है, अभी कोरिया की महारानी हमारे अयोध्या की के साथ उसका रिश्ता रहता है, एक पार्क भी बन गया है वहां पर अभी। बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरीके से ढूंढ ढांड कर, अध्ययन करते हुए, खोजबीन करते हुए करते हैं। और इसमें ये पहले क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जानता, आज हो रहा है। और इससे बहुत सारी संभावनाएं निश्चित रूप में उजागर हो रही है। मैं दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, कई लोगों को पता नहीं होगा, मगर भारत के स्वाधीनता के काल के आसपास ही उन्होंने एक भूमिका रखी थी कि भारत ने एक कल्चरल कॉमनवेल्थ का नेतृत्व करना चाहिए, एक सांस्कृतिक राष्ट्र कुल। क्योंकि आप पूर्व में जाइए, पश्चिम में जाइए, उत्तर में जाइए, दक्षिण में जाइए, हर जगह हमें ऐसे कोई सांस्कृतिक सेतु बने हुए दिखाई देते हैं। और उसमें रामायण महाभारत की बहुत बड़ी भूमिका है, हमारे वेद उपनिषदों की बड़ी भूमिका है। आप कहीं भी जाइए, रामायण महाभारत से प्रभावित नहीं ऐसा जनसमुदाय आपको मिलेगा नहीं। मैं आपको ईरान का उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले ईरान के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे, 2018 की बात है। तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जी को चर्चा में ये बताया कि हम दोनों देशों को जोड़ने वाली एक कड़ी है महर्षि पाणिनि। पाणिनि एक वैयाकरणी के नाते हम जानते हैं, ग्रेट ग्रामेरियन। तो पाणिनि ने संस्कृत की व्याकरण की रचना जैसे की, वैसे पर्शियन भाषा की भी की। और इसलिए हम दोनों ने उनके बारे में कुछ करना चाहिए। फिर ये तय हुआ कि हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पाणिनि एज ए ग्रामेरियन, और तेहरान यूनिवर्सिटी में करना तय हुआ। आईसीसीआर उसके साथ जुड़ा था, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो बतौर उसके अध्यक्ष हम वहां गए। तो तेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय के साथ बातचीत करते समय उन्होंने अनायास मुझे पूछा भी और बताया भी। उन्होंने कहा कि सहस्रबुद्धे जी, हम यहाँ पर वेद और उपनिषद पढ़ाते हैं, हमें बताइए भारत में कौन से विश्वविद्यालय में उपनिषद पढ़ाया जाता है। और मेरे पास तत्काल देने लायक जवाब नहीं था। तो ये स्थिति है कि हम ही अपनी क्षमता को, अपनी संपदा को अगर भूलेंगे तो कैसे चलेगा। आज पूरे विश्व की सौम्य संपदा की अगर कोई राजधानी है, मैं मानता हूं कि यह हमारी भारत माता है। और इसलिए इस पर हमें एक गर्व होना चाहिए। और इसका संबंध आपके सवाल के संदर्भ में ये कह रहा हूं, संक्षेप में बताता हूं कि हमारी हिंदी भाषा से भी है। देखिए, हिंदी की इतनी ताकत है। ये भोपाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक किताब निकाली, कल ही मैंने उसका विमोचन किया। मुंबई में एक इसी तरीके का साहित्य समागम था। तो विश्व के लगभग 125 देशों में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और विश्व में हिंदी, इस तरीके का आलेख उन्होंने बनाया है। और हिंदी के आधार पर हमने आगे बढ़ना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं कहीं भी, ये शायद पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कहीं भी जाए हिंदी में बात करते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, मैं रूस गया था, मॉस्को में। मॉस्को यूनिवर्सिटी में दशकों से हिंदी पढ़ाई जाती है।
तो वहां पर लगभग 75 साल उम्र की एक हिंदी की अध्यापिका है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके प्रधानमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि वो यहां आकर हिंदी बोलते हैं। मगर उन्होंने कहा कि दूसरा एक कारण है धन्यवाद का। वो कारण ये है कि चूंकि वो हिंदी बोलते हैं, मेरे जैसे अध्यापकों के छात्र जो हिंदी से रूसी में अनुवाद कर सकते हैं, उनको अभी काम मिला। पहले ये काम अंग्रेजी से रूसी में लोगों को जाता था, अभी हमें काम मिल रहा है। हिंदी को प्रतिष्ठा देने का एक ये तरीका है, ये एक मार्ग है। मगर अंतिम बात कह के मैं वाणी को विराम देता हूं कि उन्होंने एक कंप्लेंट भी की। उन्होंने कहा कि मगर मेरी एक कंप्लेंट ये है कि जो हिंदी मैं पढ़ाती हूं आपके देश में नहीं बोली जा रही। मैंने कहा मोहतरमा ऐसा क्या कहते हैं आप, जरूर बोली जाती है। तो उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को, हिंदी के छात्रों को पढ़ाते हुए बताती हूं कि अर्थशास्त्र में महंगाई को कहते हैं प्राइस राइज, और एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, जिसका हिंदी शब्द होता है मुद्रास्फीति। अभी यहाँ इस सभागार में बैठे भी कई लोगों को पता नहीं होगा कि मुद्रास्फीति ये किस चिड़िया का नाम है। तो वो बोली कि मैं तो पढ़ाती हूं मगर आपके चैनल वाले उनको मुद्रास्फीति का पता ही नहीं है। और इसलिए हमारी संपदा जो है, चाहे भाषा के माध्यम से, चाहे महाकाव्यों के माध्यम से, चाहे नृत्य, संगीत और सिनेमा के माध्यम से, मैं मानता हूं कि इसका सम्मान करना ये पहले तो हमारा दायित्व है। हम सम्मान नहीं करेंगे तो विश्व में कैसे सम्मान हो। मुझे ध्यान आता है कि पोर्टलैंड में पिछले दिनों एक पुस्तक आई थी। सामान्यतः पश्चिम जगत का स्वभाव है वो टॉप 7, टॉप 10 इस तरह का करते हैं, तो उन्होंने उस पुस्तक को नाम दिया था सॉफ्ट पावर 30। दुर्भाग्य से उसमें भारत कहीं नहीं है। इसका मूल कारण, एक कारण तो आपने बताया है कि हम स्वयं उस दिशा में विपर्य कर रहे हैं। हम स्वयं अपनी गरिमा की जितनी वस्तुएं हैं उनकी ओर गरिमा के भाव से देख ही नहीं पा रहे। तो आपको क्या लगता है, अगर इस तरह के सुपर 30 जैसे कॉन्सेप्ट जब आते हैं तो उनमें पहुंचने के लिए क्या भारत को कुछ और करना पड़ेगा, क्या ऐसा लगता है? मैं एकदम से सिरे से तो खारिज नहीं करूंगा, मगर ये जो आकलन लगाने वाले थिंक टैंक और इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं ना, उनके अंदर भारत के प्रति एक प्रेजुडिस है, एक पूर्वाग्रह है। बिल्कुल। और उसके कारण उनके मापदंड भी अलग अलग होते हैं। और आज की तारीख में सौम्य संपदा, जैसे जोसेफ नाय का उदाहरण आपने दिया, जिन्होंने सौम्य संपदा या सॉफ्ट पावर पर पहली किताब प्रस्तुत की, एक थीसिस, एक थियरी दी उन्होंने, अच्छी बात है। मगर उस थियरी का संबंध उन्होंने लोगों के व्यवहार पर, चाल चलन पर, उनके पहराव पर प्रभाव डालने की बात की, क्योंकि उनके दिमाग में एक कमर्शियल अप्रोच था। और एक दृष्टि से वो सही भी है, उनके दिमाग में होना, हमारे दिमाग में नहीं चिंतन की होना दिशा ही चाहिए। वही है उनकी। वही है। अभी मैं उसका उदाहरण देता हूं कि उसके कारण क्या हो रहा है और हम कैसे बच रहे हैं। आप में से कई लोग बीजिंग गए होंगे। मैं जब बीजिंग पहली बार गया, और केवल बीजिंग नहीं, तेल अवीव में भी मुझे यही अनुभव आया, जो इजराइल की राजधानी है। आप बीजिंग जाइए, मुझे लगा कि बीजिंग ये मात्र चाइना की जो भाषा है मैंडरीन, वो मैंडरीन भाषा की अमेरिका है। और तेल अवीव जाइए, ये हिब्रू भाषा की अमेरिका है। मतलब उसके बिलबोर्ड वगैरह सब हिब्रू में है, इधर मैंडरीन में है, बाकी सब वही मैकडोनाल्ड, वही केंटुकी फ्राइड चिकन, वही सब कुछ है। ये अनुभव न हमें इधर इंदौर के बॉम्बे बाजार में आता है, न कनॉट सर्कस में आता है, न मुंबई के हुतात्मा चौक में आता है। हमने अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बरकरार रखा है। और इसलिए भारत इस तरीके से जो कल्चरल फ्लैटनिंग हो रहा है, आपको पता है कि द वर्ल्ड इज फ्लैट नाम की एक किताब आई। बिल्कुल। तो वो तो ठीक है, इकोनॉमिक संदर्भों में और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड का फ्लैटनिंग होना, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना, ये स्वागत योग्य है। मगर कल्चरली अगर एक सपाटीकरण होगा, अगर कल्चरली हम सारे एक जैसे दिखने लगेंगे, एक जैसी वस्तुओं का उपयोग करने लगेंगे, तो विश्व आज जितना सुंदर है उतना सुंदर नहीं रहेगा।